फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो आप जानते हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करंटली जो है कंप्राइज्ड है 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। स्टार्टिंग में इसकी जो शुरुआत हुई थी 13 कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड, 13 कॉलोनीज जो थी इंग्लैंड जो प्रोविंस था उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी, तो उससे इसकी कहानी शुरुआत होती है। और अभी करंट में जो है 50 प्रोविंसेस यहाँ पर है अमेरिका के। तो इससे रिलेटेड इसका जो क्या कानून है, इससे क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस सबको पूरा आज देख लेंगे, इसके सैलिएंट फीचर्स देख लेंगे। सो गाइस, ये तो आपने देखा ही होगा सिंबल ऑफ अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ओके, और ये कहाँ पर स्टैब्लिश है? ये न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश है। ठीक है, तो गाइस अब देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वो सब हम देख लेंगे। तो टोटल जो है मैं 10 आपको इसकी विशेषताएं बताता हूं। टोटल आई विल टेल यू 10 स्पेशलाइजेशन ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट देम वन बाय वन। सो गाइस, ये देखिए, पहला तो आपको मैं बताऊंगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बात करेंगे पॉपुलर सोवेरेनिटी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक एंड बैलेंसेस, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सिस्टम ऑफ रिपब्लिक, और फिर देखेंगे सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स और बिल ऑफ राइट्स। तो ये सारी तमाम जो हैं इसकी फीचर्स हैं, ये सब जो है आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जो है मैंने यहाँ पे जो है 13 जो है फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए, इनमें से जो है मैं 10 फीचर्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा और आई होप आपको समझ में भी आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, बिना कोई टाइम वेस्ट किए और बिना कोई देरी किए गाइस। और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारी तमाम फीचर्स जो है मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट फीचर है इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जो है फ्रेम हो चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और 1949 में जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। 1950 में 26 जनवरी 1950 को इसको ऑल ओवर इंडिया जो है इनेक्ट भी कर दिया गया था। तो सेम इन द सेम सेंस अमेरिका में भी जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका फ्रेमवर्क जो है तैयार, इसका जो ढांचा है 1787 में तैयार हो गया था। और इसको जो है पूरे ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ अमेरिका जो है 1789 में इसको लागू कर दिया था, इनेक्ट कर दिया गया था। सो पहली चीज तो ये है कि आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखेंगे, इसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे कि व्हेन इट वाज इनेक्टेड एंड व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो दो चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद जो आप यहाँ पर बताएंगे वो ये है कि इट कंसिस्टेड ऑफ टोटल 7 आर्टिकल्स। जो पहला, दूसरा और जो तीसरा आर्टिकल है वो बेसिकली बात करता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के बारे में, और जो बाकी के जो 4 आर्टिकल्स है इसका, तो ये जो 4 आर्टिकल्स है इसके बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो जो पहला, मेरा कहने का मतलब, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो जो पहले के 3 आर्टिकल्स हैं इसी से डील करते हैं। और जो बाकी के आर्टिकल्स हैं उसमें बहुत सारी अदर्स चीजें हैं, जैसे पोजिशन ऑफ स्टेट, मोड ऑफ अमेंडमेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ नेशनल पावर, एंड जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7 जो है वो रेटिफिकेशन से बिलोंग करता है। ओवरऑल जो है आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखते हैं। तो पहले जो फीचर हम लिखेंगे जब एग्जाम में हम लिख रहे होंगे कि द फर्स्ट फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो कि अनरिटन होते हैं, जैसे इंग्लैंड का है। तो वैसे ही जो है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें दैट इज रिटन, और रिटन में हमको ये सारी बातें डाल देनी कि दे आर 7 आर्टिकल्स। और जो ये है सबसे पहले 1787 में जो है इसका जो है फ्रेमवर्क has been completed and it has been implemented and enacted from the year 1789 itself। तो इतनी सारी चीजें लिख के हम जो है इसको डिस्क्राइब कर देंगे। आर्टिकल 1 बिलोंग्स टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2 बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 3 बिलोंग्स टू द जुडिशियरी पावर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी के रेस्ट 4 आर्टिकल्स मैंने आपको बता ही दिए। जो आर्टिकल 4 है वो डील करता है पोजीशन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या पोजीशन है अमेरिकन स्टेट की।
इस सारी बातें जो है तमाम चीजें आर्टिकल 4 में दी हुई होंगी, आर्टिकल 4 में दी हुई होंगी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 5 में जो है मोड ऑफ अमेंडमेंट्स, यानी कि किस तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजें जो हैं आर्टिकल 5 में दी हैं। और आर्टिकल 6 डील करता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, सुप्रीमेसी ऑफ नेशनल पावर। और आर्टिकल 7, आर्टिकल लास्ट 7 जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 7, दैट टोटली डील्स विद रेटिफिकेशन, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें जो हैं इसके जो है आर्टिकल, आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप लिख रहे होंगे तो ये सारी चीजें बता दोगे। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 में किस चीज से जो है डीलिंग होती है, इतना लिख के जो है आप क्या करोगे, आप इतना ये भी बताओगे कि जो पहला आर्टिकल है वो सबसे लेंथिएस्ट आर्टिकल है और इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की बात बता रहा है तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका में अगर आप और लिखना चाहते हैं इसमें, अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, यानी कि जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है। और बहुत सारी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको अभी फर्स्ट में डिटेल में दिखाई थी, तो 1 on 1 करके सब फीचर्स के बारे में जान लेंगे। तो अभी तो हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता रहे हैं, मतलब कि जब हम लिखेंगे कि इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें ये सारी तमाम चीजें लिख देंगे। पहले इसका डेट ऑफ एनेक्टमेंट डाल देंगे, दूसरा जो है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 7 तक किस किस चीजों से डील करता है। उसके बाद हम लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में लिखते हैं। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जैसे कि हर किसी संविधान में उसका एक प्रस्तावना दी होती है, वैसे ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेरिका के संविधान में भी एक प्रस्तावना दी, यानी कि प्रेम्बल, यानी कि लाइक एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल। जिस किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल होता है, वैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रेम्बल है, ओके। और जो आर्टिकल 1 है काफी लेंथीएस्ट है एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये सारी तमाम चीजें आप लिख देंगे तो इट मेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ मैटर, ओके, विच यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स। सो सेकंड जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होता है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, जिसमें जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस होता है ना वो काफी कठिन होता है, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इजीली जो है उसमें अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज के बारे में हम डील कर लेंगे। तो इसको हम शुरू करेंगे कुछ इस लाइन से कि इट इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे कठिन जो है अमेंडमेंट करने का प्रोसेस अमेरिका का है। ये चीज आप यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर इसको अमेंडमेंट करना है, एक स्पेशल और एक डिफरेंट जो है प्रोसीजर इसके लिए अपनाना पड़ेगा। That is, a special and difficult procedure has to be followed for amending the Constitution of America. Okay, और जो अमेंडिंग का जो प्रोसेस होता है ये दो प्रक्रियाओं में होता है, यानी कि दो प्रोसीजर होते हैं इसको अमेंड करने के। तो ये प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ कॉमन। तो वैसे ही जो है सेम चीज यहाँ पे भी होती है, बस नाम का डिफरेंस है। और वो नाम का डिफरेंस क्या है, जो एमपीज वगैरह होते हैं ना, यानी कि जो हाउस को, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हाउस ऑफ सीनेट, समझ रहे हैं, हाउस ऑफ सीनेट। और जो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम ही रिप्रेजेंटेटिव पे है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो 2 हाउसेस हो गए अमेरिकन पार्लियामेंट के, समझ लीजिए एक तरीके से। तो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा हाउस ऑफ सीनेट। हाउस ऑफ सीनेट यहाँ पर अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर लोअर हाउस है। तो हम सारी तमाम चीजें देखेंगे, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ के एमपी बनने की, यहाँ के क्या एमएलए पे क्या जो है चार्जेस रहते हैं, क्या इसकी मतलब क्या क्वालिफिकेशन रहती है, सारी तमाम चीजें बात कर लेंगे इसके बाद। लेकिन अभी जो है फीचर्स हम देख रहे हैं, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इतना लिख देना है कि देयर आर 2 स्टेप्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिजिड प्रोसेस। पहला प्रोसेस तो आपको मैंने बताया। सो जो पहला प्रोसेस है, यानी कि जो पहला स्टेप है, वो तो हो जाएगा आपका, एक तो होता है रेटिफिकेशन और दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रोपोजल। तो हम ओवरऑल ये कहेंगे कि पहला जो स्टेप हो जाएगा प्रोपोजल फॉर अमेंडमेंट, और दूसरा जो स्टेप हो जाएगा इसको अमेंड करने का रेटिफिकेशन फॉर अमेंडमेंट। तो दोनों को समझेंगे। तो देखिए, होता ये है कि जो अमेरिका में जितने भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाउस ऑफ सीनेट है, यानी कि जो भी उसकी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, उसकी 2/3, ठीक है, 2/3 जो है, अगर मान लीजिए बोथ हाउसेस में जो है वहां पर
500 या 300 मेंबर हैं, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 300 अगर मेंबर दोनों हाउसेस में है, मान लीजिए 200 जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है और 100 मेंबर उसके हाउस ऑफ सीनेट में है, तो वहां पे से टोटल नंबर कितना हो गया 300। तो उन 300 का 2/3 क्या हो जाएगा, 3 से 300 कैंसिल, 100 यानी कि 300 में से 200 मेंबर्स अगर अलाउ करेंगे, अगर वो जो है सहमति देंगे अपनी, अगर उनको जो है मंजूर होगा, उनको ठीक लगेगा, तब जाके यहाँ पे कोई भी चीज़ अमेंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इंडिया में क्या होता है कि 2/3 को छोड़ के एक सिंपल मेजोरिटी भी होती है, यानी कि 1/2, यानी कि अगर 100 मेंबर्स हैं तो 50, अगर 50 + 1 51 मेंबर्स अगर वहाँ पे मान जाते हैं तो भाई चलो चीज़ में जो है अमेंडमेंट हो जाएगी। वहीं पे अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, अगर 100 मेंबर्स है तो 100 मेंबर्स का 2/3 आप लगा सकते हैं, कितना होता है 2/3 बेसिकली हो जाएगा इसका, यानी कि 65 से 70 मेंबर्स जो हैं उन्होंने अपनी हामी देनी चाहिए इस चीज़ में, तब जाके जो है यहाँ पे अमेंडमेंट हो पाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो पहला प्रोसेस होता है अमेंडमेंट का, वो होता है बेसिकली यानी कि प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट, और उस प्रपोजल में क्या होगा, कम से कम जो है 2/3 जो है वहाँ की मेजोरिटी होनी चाहिए हाउसेस की, और बोथ द हाउस ऑफ सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये तो रहा बड़े कंटेक्स्ट लेवल में, यानी कि सेंट्रल लेवल पे। अब देखिए हर जितने भी वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 50 स्टेट है, तो हर स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेचर होगी, ठीक है। तो उस लेजिस्लेचर में भी जो है यही प्रोसेस फॉलो होगा। उस लेजिस्लेचर का, उस विधानसभा का जितने भी मेंबर्स होंगे तो वो भी जो है अपनी अपनी सहमति इसी प्रकार देंगे, यानी कि 2/3 जो है मेजोरिटी से वो लोग यहाँ पे अमेंड कर पाएंगे। तो ये है ओवरऑल कहने की बात, सिंपल सी। तो जो अमेंडमेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो है रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। पहला आपने देखा क्या, प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट, और दूसरा है रेटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रपोजल, यानी कि हम सिंपली कहेंगे रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। सो होता ये है कि रेटिफिकेशन उन अफेयर्स में होता है, उन मैटर्स में होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई बिल पास किया जा रहा हो, कोई लॉ बनाया जा रहा हो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, और किसी पर्टिकुलर स्टेट के मामले में अगर कोई यहाँ पे बिल बनेगा और वो सेंटर द्वारा बनेगा, सो होगा ये कि उसे बोलेंगे रेटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर वो जो प्रपोजल हो रहा है, ये 2/3 से जो प्रपोजल हो रहा है, अप्रॉक्स 67% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस अगर अपनी सहमति देते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं, उसके बाद जो है ये जो बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, सीधा जाएगा हाउसेस के पास। जिस पर्टिकुलर हाउस के लिए जो है, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो है ये अमेंडमेंट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के पास जाएगा। और जो यहाँ पर है और बहुत सारी स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी ली जाएगी कि अगर हम इस स्टेट के संग ऐसा कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए ऐसा कानून लाना चाहते हैं, तो बाकी के स्टेट्स क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें जो है रेटिफिकेशन होगी। यानी कि यहाँ पर रेटिफिकेशन का मतलब है सहमति, यानी कि जो अदर स्टेट्स है उनकी भी सहमति होनी चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए, वो प्रोसेस आप देख लीजिए कि जो भी अमेंडमेंट होगी, जितने भी स्टेट्स है, जैसे 50 स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, तो यानी कि उनमें से जो 3/4 है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मेजोरिटी होगी 3/4 करोगे आप। अगर आप 48 स्टेट्स ले तो या 40 स्टेट्स भी ले दो, मान के चलो आप 40 स्टेट्स ले लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 40 स्टेट यानी 40 स्टेट लेके चलते हो, और 40 का 3/4 कितना होगा, 3, 4, 10, 30, यानी कि 40 में से करीबन 30 स्टेट जो है अपनी रेटिफिकेशन देंगे, तब जाके वो बिल कहीं जाके एक्ट बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रोसेस है। पहला जो है आपको मैंने बताया था प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट, और दूसरा हो जाएगा रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। समझ गए? प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट में, प्रपोजल में क्या होगा कि 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी, ओके, यानी कि मेजोरिटी तभी आएगी जब 2/3 होगा, और जब ये मेजोरिटी होगी तब जाके अमेंडमेंट होगा। और अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई बिल वगैरह इनेक्ट होता है, तो वहां पे जो है बाकी की जो स्टेट्स, यानी बाकी स्टेट्स का नहीं, मतलब 3/4 ऑफ टोटल स्टेट्स जो है अपनी रेटिफिकेशन देंगे टू पास दैट बिल। तो ये कहने की चीज है। तो इसमें आप सिंपली ये लिख देंगे रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल में, द अमेंडमेंट शैल बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ 3/4, that is approx 75% of all states, or by the convention of 3/4 of states. ओके, इतना अगर आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको ये लाइन और इसमें ऐड करनी है। ऐसा इसलिए, इट इज बिकॉज द अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ ओनली approx 27 times in last 200 years because of this rigidity of constitution। तो आप लगा सकते हैं 200 साल
करीबन 1788 में जो है ये जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था अमेरिका का। सो यहाँ से लेके 1887, 1987 और ये 2022 चल रहा है, करीबन जो है आपने देखा है 30, यानी कि 232 साल हो गए हैं और अभी तक जो है यहाँ पे जो है सिर्फ 27 बार अमेंडमेंट हुआ है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना जो है अमेंडिंग यहाँ का जो प्रोसेस है कितना ज्यादा रिजिड होएगा। अगर ये जो सिंपल होता, यहाँ पे जो प्रोसेस सिंपल होता तो बहुत बार अमेंडमेंट हो जाते, बहुत सारे आर्टिकल जुड़ जाते। क्यों वहां पे सिर्फ 7 आर्टिकल्स ही हैं? तो ये जो है इस बात को जस्टिफाई करता है कि जो अमेंडिंग प्रोसेस है यहाँ का काफी रिजिड है। आपको इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं, वो मैं आपको बता दिया। पहला जो है कि प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग कि क्या प्रोसेस है, और दूसरा अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के मामले होते हैं तो क्या रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। तो ये चीज आपने जो है लिखनी है जब आप लिखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सेकंड फीचर लिखेंगे कि रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो है ये सारी बातें आप डाल देंगे। अब चलते हैं जल्दी से तीसरे स्पेशल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो है पॉपुलर सोवेरेनिटी। इसका मतलब आप क्या समझते हैं पॉपुलर सोवेरेनिटी से? यानी कि देखिए अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। सो यहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके टूवर्ड्स? पीपल के टूवर्ड्स, क्योंकि ये जो है पीपल यहाँ के उसको डायरेक्टली वोट कर रहे हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली वोट होते हैं बाय द वे ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, और जो है बहुत सारे तमाम जो है इनको इनडायरेक्ट वोट होता है प्रेसिडेंट को। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इस तरीके से है कि वी द पीपल डैश 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 डू ऑर्डेन एंड एस्टैब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर चौथे फीचर में आप बात करेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है द्विसदनी, यानी कि 2 सदन होते हैं, यानी कि 2 हाउसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी 2 हाउसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन को यहाँ क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ सीनेट, ठीक है। तो ये 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ओके। सो आर्टिकल 1 अगर आप देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो स्पेशली मेंशन करता है कि देयर शैल बी 2 हाउसेस इन द कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ की बेसिकली पार्लियामेंट का नाम है। जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो अमेरिका में पार्लियामेंट ना बोल के हम बोलते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस के 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट। लोअर हाउस हो जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस हो जाएगा हाउस ऑफ सीनेट। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देनी है, जो भी मैंने अभी आपको बताई है ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाले में, और इतना काफी है। और आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स आर मेंशन्ड इन कांग्रेस एज पर आर्टिकल 1। और फर्दर अगर आप इसमें बताना चाहते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में देयर आर टोटल 435 मेंबर्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 435 मेंबर्स हैं, who are directly elected by the people by method of adult franchise method। adult franchise जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग वाला सिस्टम, ठीक है। जो कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो अपना जो है मत डाल सकता है। he or she can vote to the representative whom she or he wants। और ये जो है पॉपुलेशन बेसिस पे होता है, यानी कि जिस स्टेट पे जो है ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस पे जो है ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स पड़ेंगी, ये तो है ही, ठीक है। और इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल का होता है, यानी कि दे हैव द टाइम पीरियड ऑफ 2 years। सो आप ओवरऑल ये लिख देंगे यहाँ पे कि द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैव 435 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड, ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years ऑन पॉपुलेशन बेसिस। लाइक कैलिफोर्निया पे जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सो कैलिफोर्निया से 53 मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि 53 मेंबर्स आर इलेक्टेड एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैलिफोर्निया सीट, ओके। अब जो है सीनेट, हाउस ऑफ सीनेट, यानी कि जो सीनेट है,
सीनेट का जो है इलेक्शन कैसा होता है, जो सीनेट है यहाँ पे ऐसे ही होता है जैसे इंडिया में है। ओके, तो यहाँ पे जो हाउस ऑफ सीनेट का जो इलेक्शन है वो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। एंड एवरी स्टेट एंड ईच स्टेट हैज 2 सीनेट्स, यानी कि यहाँ पे जो है 2 वोट्स हैं सीनेट की। एंड दीज सीनेट्स आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 years। तो टाइम पीरियड देखना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 साल का है और हाउस ऑफ सीनेट का सिर्फ 6 साल का है। सिर्फ जो कह रहा हूं मतलब 6 साल का, यानी कि ज्यादा है सीनेट का जो टाइम पीरियड है। सो मैंने आपको ये बताया था कि हर स्टेट से 2 सीट या हर स्टेट से जो है 2 वोट्स जाती हैं सीनेट को। ओके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया 50 स्टेट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी जाएंगी, एक जो है एक स्टेट से 2 सीट हैं तो 50 स्टेट से 100 सीट होंगी। तो यानी कि जो है यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो जाएगा सीनेट का, तो यानी कि यहाँ पे जो है 100 सीनेट्स होते हैं। एज सिंपल। तो इसमें आप ये लिख देंगे कि द मेंबर ऑफ सीनेट्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स and each state has 2 senators, meaning that each state has 2 votes for every senate. The senators are elected for a time period of 6 years on party basis. The total number of senators are 100 as the total number of states are 50. As simple as that. इतना बस आपको लिख देना है। यहाँ पे आपका जो ये वाला फीचर भी खत्म। फिर जो 5वां फीचर है, जो सैलिएंट फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप लिखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन पावर, और यहाँ पे जो है जैसे कि इंग्लैंड में जुडिशरी का कोई ऐसा रोल नहीं है, जुडिशरी फ्री नहीं है, ठीक है, अपने इस ओन रोल में, अपने ओन दायरे में जुडिशरी फ्री नहीं है। यानी कि वहां पे जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, दे ओनली एक्ट एज अ, यानी कि जो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, दे फंक्शन एज अ जुडिशियल, दे फंक्शन एज अ जज। ओके, तो ये चीज समझने वाली बात है। यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंसी नहीं है इंग्लैंड पर, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। तो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन है ये सेपरेशन ऑफ पावर की, ये इसलिए दी जाती है कि एक प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए तीनों ऑर्गन्स में गवर्नमेंट की, ताकि जो है हर एक ऑर्गन है वो एक दूसरे को इंटरफेयर, उनके काम में दखल ना दे सके, उनके काम में इंटरफेरेंस ना कर सके। और यहां पे जो प्रमस पावर है वो 3 में डिवाइडेड है, जैसे कि कांग्रेस, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव का हेड, जैसे कि हर बार हर जगह आपको पता है कि नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे जो रियल हेड है एग्जीक्यूटिव का वो है प्रेसिडेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो तीनों जो है आपस में इनकी जो पावर्स है वो सेपरेट है, कोई एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं देगा। पहला तो हो गया कांग्रेस में दोनों हाउस आ गए, और दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट, और तीसरा हो गया जुडिशरी। तो यहाँ पे जो है तीनों में जो है पावर सेपरेटेड है। कांग्रेस हैज पावर टू मेक लॉज, कांग्रेस के पास इतनी शक्ति है कि वो लॉज बना सकती है। और प्रेसिडेंट अपना रोल यहाँ पे ऐसे निभाता है कि ही हैज सच पावर दैट ही कैन एग्जीक्यूट, he can enforce, he can administer that particular law which has been made by the Congress.
However, president here is assisted by the cabinet. जैसे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज असिस्टेड बाय अ कैबिनेट, बट ही इज होल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन इन हिम अलोन, यानी कि वो जो है खुद ही जो है अपने आप में जो है सर्वोपरि है, सबसे मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट खुद है, उसमें कैबिनेट का कोई रोल नहीं है। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्विम एंड सिंक वाला जो है आपने सुना होगा कि अगर एक डूबेगा तो सब डूबेंगे और एक तैरेगा तो सब तैरेंगे, तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कैबिनेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट के पास, बस कैबिनेट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। और रही बात जुडिशियल फंक्शन की, तो जुडिशियल जितने भी फंक्शंस होते हैं यहाँ पे जो है परफॉर्म किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो आप देख रहे होंगे कि जो तीनों जो फंक्शन, जो तीनों ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, आपस में इंडिपेंडेंट है और इनके पास जो है सेपरेशन ऑफ पावर इस तरीके से यहाँ पे है। जुडिशियल फंक्शंस का क्या काम होता है आप सबको पता होगा, टू इंटरप्रेट द लॉ। ओके, यानी कि जांच करना, जुडिशियल रिव्यू करना कि क्या कौन सा जो कानून है या कुछ ऐसा, कोई इन्होंने ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही वायलेट करता है, तो ये वाली चीज है। अब जो छठा फीचर है वो है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस भी आप अच्छे से समझ लीजिए, वो ये है सेपरेशन ऑफ पावर से मिलता जुलता ही है, और जैसे कोई भी तीन ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने दायरे में रह के काम करें और इस तरीके से काम करें कि जो भी है मिसयूज ना हो सके पावर्स का। ठीक है, सो ये वाली चीज है। तो जैसे कि तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो तीनों के पास इतनी पावर है कि वो जो है एक दूसरे की जो भी वर्क है उसको चेक कर सके, और अगर चेक करते दौरान ऐसा कुछ पाया जाता है कि जिससे लगता है कि यार जो है संविधान का ढांचा है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वो उसमें दखल दे सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आर सोनली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, ये आपने पढ़ा होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि कांग्रेस यानी कि जो है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उसने कोई बिल पास किया, अब उस बिल पे जो है प्रेसिडेंट ने अपनी वीटो पावर दे दी। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ना। अब ये चीज तो गलत है कि भाई कांग्रेस ने जो है सही तरीके से, सही महीने पे सही बिल को जो है प्रेसिडेंट के पास उसकी कंसेंट के लिए भेजा, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे वीटो पावर लगा देता है। अब वीटो पावर लगा देता है, लेकिन जो है यहाँ पे कांग्रेस के पास इतनी पावर है कि वो जो है 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास कर सकती है, इवन आफ्टर प्रेसिडेंट हैज पुट वीटो ऑन दैट पर्टिकुलर बिल। अब प्रेसिडेंट जो कि यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास पावर है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट कर सके, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीनेट। ओके, आपको ये चीज भी पता होगी कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज put the power of judicial review in the hands of court, in the hands of judicial system, यानी कि judicial review कहने का मतलब ये है जो कोई भी बिल जो है किसी लेजिस्लेटिव ऑर्गन द्वारा पास की जाती है उसको जो है एग्जामिन करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वो जो है वो यहाँ पे किसी भी बिल को रिव्यू कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, अप्रूव कर सकती है। जो कोई भी एक्शन प्रेसिडेंट ने लिया हो या कोई भी एक्शन जो प्रेसिडेंट ने लिया उस चीज पे अप्रूव कर सकती है उसको, है ना। उस प्रेसिडेंट के एक्शन को रिजेक्ट भी कर सकती है और उसको रिव्यू भी कर सकती है। तो ये वाली चीज है। अब चाहे ये जो लॉ है ये प्रेसिडेंट ने बनाया हो या फिर जो है ये ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट ने निकाला हो या फिर जो है ये किसी कांग्रेस ने निकाला हो, तो उस चीज को है चेक एग्जामिन कर सकती है कोर्ट, इतनी पावरफुल है। सो ये वाला इंपॉर्टेंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस का, क्योंकि ये जो फीचर है अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए काफी एसेंशियल है। जिस कंट्री में भी डेमोक्रेसी होती है तो वहां के लिए जो है काफी एसेंशियल है कि चेक एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम वहां पर होना चाहिए। यानी तीनों ऑर्गन्स जो है अपने आप में जो है हर दूसरे और तीसरे ऑर्गन को चेक कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा प्रेसिडेंट ने कोई जो है वीटो कर दिया कांग्रेस की किसी बिल पर, तो कांग्रेस ने क्या किया, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को जो है इनेक्ट करवा दिया। ये इसके पास इतनी पावर थी। वैसे ही जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो है
जजेस के पास इतनी सारी पावर्स हैं कि वो जो है प्रेसिडेंट के एक्शन को या फिर किसी भी कांग्रेस के कोई बिल को जो है या तो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इतना जो है पावरफुल अपने आप में है, और चेक एंड बैलेंस रहता है ना इनसे तीनों ऑर्गन्स में। और जो है डिक्टेटर्स को भी इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। राइज ऑफ डिक्टेटर्स, जैसे जर्मनी में हिटलर उभर के आया, क्योंकि उसके पास जो है उसने अपनी सारी पावर एक ही हैंड में कर ली थी ना। अब जो 7वां फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहने का मतलब ये है, एक होता है यूनिटरी सिस्टम, एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पावर सेंटर पे भी हो और स्टेट पे भी हो। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ये है कि स्टेट का अपना एक फ्लैग होगा, सेंटर का अपना फ्लैग होगा, स्टेट की अपनी सिटीजन होगी और सिटीजनशिप होगी, और सेंटर की अपनी सिटीजनशिप होगी, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल फ्लैग, है ना। तो ये सारी तमाम चीजें हम इसमें देखेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो पावर यहाँ पर है इट इज बीन डिवाइडेड अमॉन्ग सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। ओके, अगर आप आर्टिकल 1 को गौर से देखेंगे तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट हैज जुडिक्शन ओवर 18 मैटर्स। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे दोनों अपने आप में पावरफुल हैं, स्टेट भी है फेडरल और जो है सेंट्रल भी है, यानी कि ये जो है फेडरल इन नेचर है। अगर मान लीजिए इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो है कौन उभर के आएगी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उभर के आएगी और देखेगी, जज करेगी कि व्हाट इज द एक्चुअल मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इट विल डिसाइड कि पावर जो है किसके पास रिसाइड करेगी, स्टेट के पास रिसाइड करेगी या सेंटर के पास रिसाइड करेगी, हु इज मोर पावरफुल। इट विल बी देन एग्जामिन्ड बाय द ऑनररी सुप्रीम कोर्ट। सो अगला फीचर जो आप इसमें लिख सकते हैं वो है ड्यूअल सिटीजनशिप, और ड्यूअल सिटीजनशिप में आप लिख देंगे कि a person who is a citizen of America is also a citizen of a person who is citizen of any of the state of America, United States of America is also the citizen of the entire America। तो आप कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी पर्सन कहीं का भी किसी भी स्टेट का डोमिसाइल है वो वहाँ का तो सिटीजन है ही, साथ में जो है एंटायर यूएसए का सिटीजन है। अब जैसे हमारे इंडिया में हम बात कर लें या ब्रिटेन में बात कर लें या पाकिस्तान में बात कर लें, ये लोग क्या करते हैं, ये सिंगल सिटीजन से प्रोवाइड करते हैं। अब एक फीचर इसमें ये है बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स में आप ये लिख सकते हैं कि जो पहले शुरुआती जो 10 अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज बिल ऑफ राइट्स। और ये स्पेशली जो राइट्स हैं किसी भी पर्सन के प्राइवेट पर्सनल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रॉपर्टी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन, तो ये सारी तमाम चीज़ें। अब इसमें जो एक अल्टीमेट फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिपब्लिकनिज्म। कहने का मतलब ये है कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। रिपब्लिकनिज्म का जो एक फीचर है यहाँ पर है वो ऐसे कि जो प्रेसिडेंट है इसको डायरेक्टली इलेक्ट किसने किया है, वी द पीपल्स ने। प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो ये जो है हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल। तो इस चीज के लिए हम बोलेंगे कि देयर इज अ नेचर ऑफ देयर इज अ कैरेक्टर ऑफ रिपब्लिकनिज्म इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप एलोबरेट करके ये लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर रिपब्लिकनिज्म सिस्टम विद प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज हेड ऑफ स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल and a supreme law of land. Neither center nor states can override it. Okay, तो ये काफ़ी important और अच्छा फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो एक फीचर मैं आपको बता रहा था वो छूट गया था शायद, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें आप ये लिख देंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 2 जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की ये डील करती है एग्जीक्यूटिव से, यानी कि प्रेसिडेंशियल से। सो आर्टिकल 2 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर, इलेक्शन एंड द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। अब आप टेन्योर भी देख लीजिए प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years and is not answerable to Congress, which is a legislative organ, but cannot dissolve Congress. And as already I mentioned कि president has a cabinet to assist him. President has a cabinet to assist him
ड्यूरिंग रनिंग ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ये सारी तमाम जो फीचर्स हैं हो जाती हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बने रहिए चैनल पे, शेयर करें, इसे प्रमोट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो यू विल बी गेटिंग फर्दर अपडेट्स फॉर द न्यू वीडियोस। तब तक के लिए टिल देन बाय।